नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड आज गुरुवार को पेश कर दिया है। रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना स्पीड ब्रेकर की तरह हमारे सामने आया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने पूरी मेहनत के साथ विकास कार्य किया। सीएम योगी ने कहा कि साल 1947 से 2017 तक यूपी की अर्थव्यवस्था छठे 7वें स्थान पर रहती थी, लेकिन आज यूपी की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर पर है। सीएम योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में 43 से 40 हजार रुपए प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी होती थी, जो अब बढ़कर 94,000 रुपए हो गई है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि 5 सालों में जो काम नहीं हुआ वो हमने पूरा किया। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को छठे नंबर से दूसरे स्थान पर लाया गया। वहीं कोरोना में उत्तर प्रदेश में 551 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि अब थर्ड वेव को हम पूरी तरह से नियंत्रित कर चुके हैं। भारत दुनिया के लिए कोविड प्रबंधन की नजीर बन चुका है और उत्तर प्रदेश उस मॉडल में अग्रणी रहा। कोविड मैनेजमेंट में यूपी नंबर 1 पर रहा है। और साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान उनकी सरकार ने बड़ी संख्या में छात्रों मजदूरों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया। सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 86,000 करोड़ रुपए की किसानों का ऋण माफ किया है। इससे किसानों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि कोविड के बावजूद हमने बजट को 6 लाख तक पहुंचाया। साथ ही निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए 18 नहर परियोजनाओं को पूरा करने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि इससे 37 से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले किसान आत्महत्या के लिए मजबूर था। हमारी सरकार ने उन्हें आड़ती के चंगुल से राहत दिलाई। 5 वर्ष का कार्यकाल जब हमारी सरकार अपना पूरा कर रही है तो स्वाभाविक रूप से 5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ संकल्प लिए थे। उन संकल्पों की दिशा में पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने क्या कुछ किया है, उसकी रिपोर्ट देना भी ये मेरा परम दायित्व है। और अपने उसी परम दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज हम सब यहां पर मैं अपनी टीम के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। 5 वर्ष के कार्यकाल की इस अवधि के दौरान 3 वर्ष की एक यात्रा हमारी वह है जिसमें निर्विघ्न रूप से प्रदेश सरकार ने प्रदेश की छवि को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन अगले 2 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना एक चुनौती बनकर के न केवल हमारे सामने बल्कि पूरी दुनिया की मानवता के सामने जीवन और जीविका दोनों के लिए चुनौती बनकर के सामने आई थी। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना, जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाने के बेहतरीन अनुभव भी थे। और जो व्यावहारिक कार्य योजना भारत ने लागू की, उसके परिणाम को भी दुनिया ने सराहा है। केंद्र सरकार ने समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक राज्यों के साथ संवाद भी रखते थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उप राज्यपालों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा।
आज इसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। जब मैं आप सबके बीच में यहां पर आज अपनी बात को रख रहा हूं, तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 18 वर्ष से उम्र के हर व्यक्ति को, जो एलिजिबल था, उस हर एक व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। यानी 100% आच्छादित करने वाला देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य है। डबल डोज लेने वाली 70% से अधिक लोगों ने डबल डोज ले ली है। उत्तर प्रदेश में आज गुरुवार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया था। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तो बादल छाए रहे और कई जगह पर बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ आंधी तूफान भी चले। कुल मिलाकर आज बारिश के चलते प्रदेश का पारा एक बार फिर से लुढ़क गया। 3 और 4 फरवरी को प्रदेश में मौसम के तेवर बदले रहने की संभावना है। ठंडी हवाओं के चलने के कारण सर्दी का सितम एक बार फिर से बढ़ने के आसार हैं। इससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद से मौसम में सुधार आने की उम्मीद जताई गई है। बता दें कि चक्रवात की स्थिति बनने के कारण मौसम में बदलाव आने की संभावना है। खबर चंदौली से है, जहां सैयद राजा पुलिस व सर्विलांस टीम ने 2 बड़े शराब तस्करों से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब बरामद की है। मौके से 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके मुखबिर की सूचना पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रक से छुपाकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही अवैध शराब की 1 खेप बरामद की है। पकड़ी की शराब की कीमत 1 करोड़ 50 लाख बताई जा रही है, जहां 949 पेटी में यह शराब ले जाई जा रही थी और गिरफ्तार 2 अभियुक्तों का नाम मनोज और देशराज है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में दूसरा लखीमपुर का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि शराब की खेप हरियाणा से लेकर बिहार जा रहे थे। पुलिस इन शराब के सोर्स के साथ यह भी जांच कर रही थी कि इस शराब को किस जगह किसको पहुंचाया जाना था। तस्करों से पूछताछ जारी है और इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। आज दिनांक 2 फरवरी को ये सूचना प्राप्त हुई कि विदेशी शराब की तस्करी हरियाणा से हो रही है। इसी क्रम में सैयद राजा थाना, एसओजी और सर्विलांस की टीम पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन के क्रम में जांच एवं गाड़ाबंदी के पश्चात इस ट्रक को पकड़ा गया। इस ट्रक से लगभग 1.5 करोड़ की विदेशी शराब जब्त की गई, जो अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। इसमें लगभग 949 पेटी शराब बरामद की गई है। इस प्रकरण के संबंध में थाना सैयद राजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बदायूं में राष्ट्रीय परिवर्तन के दल राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव ने अपनी ही पार्टी के 114 बिल से विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रहे बीपी सिंह सोलंकी उर्फ डॉक्टर कल्लू का चुनाव कार्यालय का डीपी यादव ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक बार आप लोग डॉक्टर बीपी सिंह सोलंकी को चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजो, फिर देखना क्षेत्र का कितना विकास होगा। उन्होंने कहा कि यह तो समाज सेवी प्रत्याशी हैं और मैं हमेशा डॉक्टर बीपी सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूंगा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद व्यक्त किया। आपने क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि मैंने एक बिलसी में नई राजनीति की, ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत की है। एक ऐसे योग्य उम्मीदवार को राष्ट्रीय परिवर्तन दल ने यहाँ दिया है, जो अपने आप में एक उदाहरण है एक डॉक्टर के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, एक लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में। इसलिए मेरी तुलसी वाले तमाम लोगों से अपील है, बल्कि मैं तो कहता हूँ बदायूं के तमाम लोगों से अपील है कि इससे बेहतर उम्मीदवार उनके सामने नहीं आएगा। बिलसी के तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि वो भरपूर तरीके से डॉक्टर सोलंकी जी को, जिनका लोकप्रिय नाम डॉक्टर कल्लू सिंह है, वो उनको कामयाब बनाए। इनकी कामयाबी पूरे बिलसी की कामयाबी होगी, 1-2 क्षेत्रों की नहीं, समझा नहीं? हर आदमी की कामयाबी में, डॉक्टर कल्लू सिंह की कामयाबी में उनकी कामयाबी छुपी। एक ईमानदार व्यक्ति को अगर हम विधानसभा में भेजते हैं तो अपनी जनता के साथ बहुत बड़ा
बदायूं विधानसभा से प्रत्याशी महेश चंद्र गुप्ता के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। साथ ही लोकसभा क्षेत्र बदायूं की सहसवान विधानसभा के इस्लाम नगर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्याशी DK भारद्वाज के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, जिला बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य भी साथ रहे। हमीरपुर जिले की राठ विधानसभा से इस बार समाजवादी पार्टी ने एथलेटिक्स महिला प्रत्याशी को अपना टिकट देकर चुना है। राठ विधानसभा में लोधी वोट निर्णायक होता है। ऐसे में सपा की महिला प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा चुनाव मैदान में उतरी हैं। चंद्रवती वर्मा की लोधी समाज में बड़ी पकड़ बताई जा रही है। सपा प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पर्चा भरा। कलेक्ट्रेट गेट पर नामांकन के बाद समर्थकों ने राठ की सपा प्रत्याशी का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आगे का आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? देखिए, मैं खिलाड़ी हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मैदान में उतार दिया है। अब मैं 14 छक्के मार के 10 तारीख को मिलते हैं आपसे। थैंक यू। जनता के लिए क्या संदेश है? जनता मेरे साथ है और जनता के लिए यही संदेश है कि हम मिलकर काम करेंगे। नहीं, आपके हर आदमी के एक मुद्दा होता है, उसको लगता है कि इस क्षेत्र में ये कमी है, इसी चलते मैं चुनाव हमारे यहाँ की जो कमी है, सड़कें हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों की हेल्प होगी, पेंशन फ्री मिलेगी। इस पे काम किया जाएगा, सरकार बनती है। खबर गाजीपुर से, जहां उपला चोरी करने के मामूली विवाद में गोली चल गई। गोली से एक युवक घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गोली से घायल युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। दरअसल जिले के भुड़कुड़ा थाना इलाके के पदमपुर गांव में उपला चोरी के मामले को लेकर देर शाम दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद शांत होने के बाद फिर से दोबारा सुबह में दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फायर झोंक दिया। वहीं मौके पर विवाद देखकर युवक अनिल कुमार को गोली लग गई। गोली से घायल लहूलुहान अनिल को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज कर वाराणसी के लिए उसे रेफर कर दिया। फिलहाल मामले की जाँच कर आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये है अनिल कुमार नाम के एक लड़के हैं, 40 साल उम्र है उनकी, जखरिया पदमपुरा के रहने वाले हैं। तो ये गन शॉट इंजरी लगी है, दाहिने बाँ और एक जिला के बीच में गोली लगी है। इसमें रूट ऑफ एंट्री तो दिख रही है, रूट ऑफ एग्जिट नहीं दिख रहा है। इसके लिए सर्जन साहब आए थे, देखे हैं और ऐसे करके देख रहे हैं मतलब गोली अंदर फंसी कि नहीं फंसी, लेकिन इसी बीच उन्होंने इनको यहाँ से रेफर कर दिया है ट्रामा सेंटर बीच के लिए। ये आपसे विवाद में हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के मुड़ादेव गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर लड़की की शादी के लिए बनवाए गए करीब 3 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त घर के सभी लोग बाहर सोए हुए थे, जबकि अज्ञात चोरों ने छत से नीचे उतरकर घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना गृह स्वामी द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई। डीएसपी सिकंदरा रविकांत ने कहा कि घटना की जानकारी प्राप्त हुई है, जल्दी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। कहाँ के रहने वाले आप? जो आपके घर में जो चोरी हुई थी, ये लगभग कब चोरी हुई है? ये मान लो 11 से 1 के बीच का है। आपको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हम 2 बजे से ही जाग रहे थे। हमारे यहाँ एक बेटा है दीदी का, तो वो उसको बुखार आ रहा था, तो उसकी वजह से हम आपको बताया कि उसकी वजह से हम जाग रहे थे। जी जी। तो तब तो कुछ था नहीं, और 10 बजे हम कपड़े लेने गए थे छत पे, तो आपको ये मान लो 2 घंटे के बीच का ही काम हो। तो आपको कब मालूम पड़ा कि घर में चोरी हुई है? हम 5 बजे जब उठे थे, अंदर से गेट लगा था जी। तब हमने देखा, तो बाहर देखा तो वहाँ से भी नहीं, कुछ नहीं, सब जगह का गेट बंद। तो छत का गेट था ना, वो खोला था। तो ऊपर से आए थे वो लोग? फिर हमने सीढ़ी लगा के तब हम ऊपर छत से। लगभग पीएम मोदी ने बजट व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर वर्चुअली संबोधन किया। पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत 221 और विधानसभा की आम जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 7 सालों में इस बार सबसे उत्तम बजट आया है। इस बार का बजट किसानों के लिए लाभकारी होगा और के रामराजा गेस्ट हाउस में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, क्या मकसद रहा है और आज जो ये बजट के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहना चाहेंगे? आज देश के प्रधानमंत्री ने 221 हो रही विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बजट पर संबोधन किया है कि देश में जो विकास हो रहा है, देश 7 सालों में कितनी तेज़ गति से विकास हुआ है
और वो विकास आज जो केंद्र में सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के कारण वहाँ तक पहुँची है और उनको कार्यकर्ताओं पर पूर्ण विश्वास है कि आज भी हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे और काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबको अपने कार्यकर्ताओं पर बहुत भरोसा भी है और वो काम करते भी हैं। बजट को लेकर क्या कहेंगे? आज जो देश के प्रधानमंत्री ने बजट के बारे में हम सबको बताया है, निश्चित रूप से इस बजट से देश का विकास होगा और ये उत्तम बजट है, बहुत अच्छा बजट है। इसके पहले 7 साल के पहले ऐसे कभी बजट नहीं आया। आज चाहे वो सेना हो, चाहे हिमालयों की पर्वतशाला हो, चाहे वो छोटे तबके के लोग हो, चाहे 3 करोड़ लोगों को। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।